एपिसोड का टाइटल ऑल आई कैन से इज आई एम सॉरी एक डायरेक्ट रेफरेंस है इनविंसिबल नाबुलर 59 की तरफ। इस कॉमिक में पावर प्लेक्स इनविंसिबल से उसकी बहन की मौत का हिसाब लेने आता है, जो उसके बैटल के दौरान ओमनी मैन के साथ हुई थी और शिकागो में काफी तबाही मची थी। इनविंसिबल उनके फाइनल फाइट के दौरान ये लाइन कहता है, ऑल आई कैन से इज आई एम सॉरी। ये कनेक्शन इस एपिसोड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी एक्शंस की वजह से अपनी वाइफ और सन की मौत हो जाती है, जो अवॉइड किया जा सकता था अगर वह थोड़ा पेशेंस रखता। इनविंसिबल के लिए ये बैटल पावर प्लेक्स के साथ उसे अपने पास्ट बैटल्स की कोलेटरल डैमेज को समझने का मौका देती है, खासकर अपने फादर ओमनी मैन और विल्ट्रोमाइट्स के साथ। उसका कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स के इलेक्ट्रो का एक पैरोडी है, लेकिन उसकी पावर्स में कुछ यूनिक ट्विस्ट्स हैं। पावर प्लेक्स अपनी किनेटिक एनर्जी को अपनी एबिलिटीज को पावर अप करने के लिए यूज करता है, जो स्टैटिक शॉक के इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करने के तरीके से मिलता जुलता है। ये कॉम्बिनेशन इनविंसिबल यूनिवर्स में पावर प्लेक्स को एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाता है और एरन पॉल की परफॉर्मेंस इस कैरेक्टर को काफी डेप्थ देती है। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है, जिसमें इनविंसिबल और ओमनी मैन के बीच सीजन 1 में हुई लड़ाई के बाद का आफ्टरमैथ दिखाया जाता है। शिकागो का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था और पावर प्लेक्स की बहन की मौत हो गई थी इस डिस्ट्रक्शन में। पावर प्लेक्स इनविंसिबल को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझता है जब उसने इनविंसिबल को अपनी बिल्डिंग में गिरा हुआ देखा। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ और उसकी सुनने की क्षमता न होने के कारण उसका वेंडेटा इनविंसिबल के खिलाफ शुरू हो जाता है। ये मोमेंट पावर प्लेक्स के विलेन बनने के सफर की शुरुआत है। इनविंसिबल के खिलाफ जस्टिस न मिलने की वजह से पावर प्लेक्स अपना तरीका ढूंढता है उसे मारने का। उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी GDA की टेक्नोलॉजी को यूज करना है, जो उसे इनविंसिबल की वीकनेसेस स्टडी करने में मदद करती है। पावर प्लेक्स का GDA में इन्फिल्ट्रेशन उसे इनविंसिबल के कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस दिलाता है, जैसे उसके इनर ईयर वीकनेस का पता लगाना, जिसे वह अपने फायदे के लिए यूज करता है। पावर प्लेक्स इनविंसिबल की पुरानी बैटल्स, खासकर ओमनी मैन के साथ लड़ाई और सीजन 2 में हुई एक और फाइट को स्टडी करता है। इससे वह इनविंसिबल की वीकनेसेस को समझ पाता है और उन्हें अपनी रिवेंज के लिए एक्सप्लॉइट करने का प्लान बनाता है। एपिसोड में एक रिकरिंग सेटिंग भी दिखाई जाती है, वही बर्गर मार्ट, जहां ओलिवर अक्सर अपने सुपर हीरो स्किल्स प्रैक्टिस करता है। ओलिवर को एक एलिफेंट थीम्ड विलेन को रोकने का काम दिया जाता है, जो मार्वल यूनिवर्स के राइनो का पैरोडी है। ये विलेन एक एनिमल एक्टिविस्ट है जो बर्गर मार्ट में लोगों के मीट खाने से गुस्सा होता है और ये एक कॉमेडिक ट्विस्ट ऐड करता है। फाइट के दौरान ओलिवर को याद दिलाया जाता है कि कोलैटरल डैमेज न हो और उसे फाइट को बर्गर मार्ट से दूर ले जाने के लिए कहा जाता है। ये मोमेंट ओलिवर को अपने पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल होना सिखाता है। कन्वर्सेशन शिफ्ट होती है ओमनी मैन के लेगेसी की तरफ। ओलिवर ये सोच रहा है कि क्या उसका फादर ओमनी मैन कभी अपने आप को रिडीम कर सकता है और क्या वह फिर से एक हीरो के रूप में देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि पावर प्लेक्स धीरे धीरे विलेन बनने की तरफ बढ़ रहा है। उसकी वाइफ, जिसका वॉइस केट मारा ने दिया है, उसे इनविंसिबल के खिलाफ अपनी फाइट जारी रखने के लिए पुश करती है, चाहे वह अपने पाथ पर थोड़ा थमा हो। उनका रिलेशनशिप दिखाता है कि पावर प्लेक्स का ऑब्सेशन उनकी फैमिली पर कितना बुरा असर डाल रहा है। उसकी वाइफ लिटरली उसे स्लेज हैमर से मारकर उन बैटरीज को चार्ज करने में मदद करती है जो उसने GDA से चुराई थी। ये सीन ये दिखाता है कि पावर प्लेक्स कितना डेस्परेट और अनहिंजर्ड हो गया है। वह अपने बॉडी को किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इमेंस डैमेज अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी डेवलप कर रहा है। GDA की फ्रस्ट्रेशन इलेक्ट्रिकल वेपन्स की चुराई गई इन्वेंट्री से और बढ़ जाती है। ये पता चलता है कि पावर प्लेक्स ने ही ये सब चुराया है। इन स्टोलन डिवाइसेस को अपनी पावर्स को एनहांस करने के लिए यूज कर रहा है, ताकि वह इनविंसिबल से टकराकर उसे हरा सके। पावर प्लेक्स अपने बढ़ते हुए मैडनेस में शेप स्मिथ के साथ एक कॉमेडिक येट इंटेंस बैटल में एंगेज होता है। एक अजीब ट्विस्ट में शेप स्मिथ की पावर्स पावर प्लेक्स को हर पंच के साथ और स्ट्रॉन्गर बना देती हैं। जितना ज्यादा डैमेज पावर प्लेक्स झेलता है, उतना ज्यादा पावरफुल वह होता जाता है, जो उसकी एबिलिटीज को और डेंजरस बनाता है। एक सिग्निफिकेंट मोमेंट होता है जब पावर प्लेक्स अपने गुस्से में शेप स्मिथ को एक बिल्डिंग में पंच कर देता है, जिससे मैसिव कोलैटरल डैमेज होता है, जो पहले वह इनविंसिबल को क्रिटिसाइज करता था। जब पावर प्लेक्स स्पाइरल कर रहा होता है, शेप स्मिथ नहीं मरता, बस नॉकआउट हो जाता है। पावर प्लेक्स अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए इनविंसिबल को मारने का एक और अटेम्प्ट करता है, जब वह ओमनी मैन और इनविंसिबल की फाइट में मरने वालों के लिए एक मेमोरियल में घुस जाता है। लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है जब ईव इंटरवीन करती है। ईव जल्दी से पावर प्लेक्स की पावर्स को एनालाइज कर लेती है और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच यूज करती है। ईव ब्रूट फोर्स का यूज न करके उसे आउटस्मार्ट करती है और उसे इनकैपेसिटेट्स कर देती है गू से, जो उसकी एनर्जी अब्सॉर्प्शन एबिलिटी को नलिफाई कर देता है।
रोबोट ये रिवील करता है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जो मॉन्स्टर गर्ल को अपनी कर्स मैनेज करने में मदद करेगा, जो हर बार ट्रांसफॉर्म होने पर उसे रिवर्स एज करने का कारण बनता है। ये कर्स एक टेलीपोर्टेशन सिस्टम की तरह काम करता है। हर बार जब वह फॉर्म चेंज करती है तो उसका बॉडी डिसअसेंबल और रीबिल्ड होता है। जो डिवाइस रोबोट ने बनाया है वह इस कर्स को हैक करता है ताकि वह हर बार ह्यूमन फॉर्म में वापस आते वक्त डी एज ना हो। ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन मॉन्स्टर गर्ल को एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका देता है, लेकिन रोबोट और मॉन्स्टर गर्ल के बीच की कॉन्वर्सेशन डीप इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करती है। मॉन्स्टर गर्ल अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करती है कि वह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, सुपर हीरो लाइफ के कांस्टेंट बैटल्स और सैक्रिफाइसेस से दूर। लेकिन उसका कैप्चर ज्यादा देर नहीं चल पाता, अपनी पावर्स का यूज करके रिस्ट्रेंट से एस्केप कर लेता है। ये सीन दिखाता है कि जो थ्रेट्स इनविंसिबल और उसकी टीम फेस कर रहे हैं वे कितने डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं। पावरप्लेक्स इनविंसिबल से अपनी नई पावर्स के साथ कॉन्फ्रंट करता है, लाइटनिंग बेस्ड अटैक्स करके उसे हर्ट करने की कोशिश करता है। इंटेंस स्ट्राइक्स के बावजूद इनविंसिबल डैमेज को अब्सॉर्ब कर लेता है, जो ये दिखाता है कि वह कितना रेजिलिएंट हो गया है। लेकिन सिचुएशन और भी डार्क हो जाती है जब पावरप्लेक्स अपनी वाइफ और सन को कोलैटरल डैमेज में मार डालता है इनविंसिबल को अटैक करते हुए। उनकी मौत एक हॉन्टिंग तरीके से दिखाई जाती है, जहां सिंडर्स हवा में उड़ते हैं जो उनके ट्रेजिक फेट को याद दिलाते हैं। पावरप्लेक्स ने पहले ही लाइन क्रॉस कर ली थी, लेकिन इनविंसिबल फिर भी उसे रीजन देने की कोशिश करता है, दिल से गम महसूस करते हुए जो हो गया। वो पावरप्लेक्स को बताता है कि उसे इस डिस्ट्रक्टिव पाथ को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे पावरप्लेक्स अपना फ्यूरी अनलीश करता है, इनविंसिबल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, अपने बढ़ते हुए पावर और रेजिलियंस को दिखाता है। वो डैमेज को बिना फ्लिंच किए बर्दाश्त करता है और पावरप्लेक्स की मदद करने की कोशिश करता है। आखिर में पावरप्लेक्स अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर लेता है और इनविंसिबल उसे कस्टडी में ले लेता है। पावरप्लेक्स को प्रिजन ले जाया जाता है और ये रिवील होता है कि उसके अंदर के डिस्क्स अब परमानेंट एम्बेड हो चुके हैं। इन्हें रिमूव करना उसे मार डालेगा, इसीलिए अथॉरिटीज स्लो रिहैबिलिटेशन का प्लान बना रही हैं। लेकिन ये क्लियरली दिखाता है कि पावरप्लेक्स भागकर और वेंजेंस लेने की कोशिश करेगा। इनविंसिबल और एडम ईव के बीच की बातचीत के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन में एंगस्ट्रॉम लेवी के प्रोब्स दिखते हैं जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये सीन एंगस्ट्रॉम लेवी के सीक्रेट बेस को दिखाता है। ये रिवील होता है कि वो सीजन 2 के एंड में इनविंसिबल के साथ फाइट के बाद सर्वाइव कर गया था और तब से इनविंसिबल को देख रहा है। एंगस्ट्रॉम लेवी ने ऑल्टरनेट वर्जन्स ऑफ इनविंसिबल को कलेक्ट किया है ताकि वो उन्हें ओरिजिनल इनविंसिबल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए प्रिपेयर कर सके। उसका बेस इनविंसिबल के फुटेज से भरा हुआ है जो उसकी ऑब्सेशन को दिखाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एंगस्ट्रॉम लेवी का आर्मर और इक्विपमेंट कॉमिक्स से डायरेक्टली लिए गए हैं, जो अपकमिंग बैटल के लिए उसकी रेडीनेस को सिग्नल करता है। ये सीन द इनविंसिबल वॉर को टीज करता है, जो एपिसोड 7 और 8 में सेंटर स्टेज पर रहेगा। ये बिल्डअप एक एपिक शोडाउन का हिंट देता है जो नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है। द इनविंसिबल वॉर नेक्स्ट एपिसोड में सेंटर स्टेज पर होगा और फिनाले में एक छोटी सी ग्लिम्स मिलेगी नेक्स्ट मेजर थ्रेट कॉन्क्वेस्ट की। उसकी इन्वॉल्वमेंट सीजन के एंड में टीज की जाएगी, जो नेक्स्ट सीजन का फोकल पॉइंट बनेगा। विल्ट्रमाइट वॉर, स्कर्ज वायरस आर्क और फ्रैग आर्क में बहुत कुछ आने वाला है, जो व्यूअर्स जो कॉमिक्स नहीं पढ़ चुके हैं उनके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहिए। फैंस जो इम्पेशेंट हैं सीजन 4 के लिए, वो कॉमिक्स पढ़कर अहेड जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।